हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय हिंद। तो आपका हमारा ये सेशन बड़ा ही अच्छा और ये प्लेलिस्ट बहुत धुआंधार धांसू होने वाली है। तो आप सभी को फिर से एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं और गारंटी से मैं आपको ये बात कहता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारी ये प्लेलिस्ट, ये सेशन, ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, जो मैथमेटिक्स में जो ये कहते हैं हमारे कम नंबर आते हैं, मैं गारंटी से दावा कर सकता हूं कि उन सभी को ये मेरा आपसे ये वादा है कि आप अगर मुझसे जुड़े हैं और मेरे साथ कंटिन्यूटी आपने क्लास ली है तो मैं आपको ये प्रॉमिस करके कहता हूं कि आप मैथमेटिक्स में जीरो से हीरो बना दूंगा आपको। तो आपका ये बैच आज जो होने वाला है वो जीरो से हीरो का बैच होगा, यानी आपको बॉटम से टॉप की तरफ ले जाएगा। आपने साइकोलॉजी में एक चीज पढ़ी होगी, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होता क्या है? स्कैफोल्डिंग का काम यह है कि हम आपको पकड़कर उस जगह पे लेके जा रहे हैं। मान लो कोई बच्चा आज इस लेवल पे है कि उसको मैथमेटिक्स में जीरो नंबर आ रहे हैं। किस लेवल पे है? इस लेवल पे है कि उसको मैथमेटिक्स में जीरो नंबर आ रहे हैं। अब मैथमेटिक्स में किसी बच्चे के जीरो नंबर आ रहे हैं तो स्कैफोल्डिंग का मतलब यह है कि एक टीचर जो है उसको इतना सपोर्ट दे कि उसको जीरो से और बॉटम से टॉप तक, यानी इट मीन उसको 25 तक लेके जाए। आज कोई बच्चा यहाँ पे है जीरो पे और उसको 25, मान लो किसी एग्जाम में 25 मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं मैक्सिमम, तो उस बच्चे को यहां से यहां तक ले जाना, यानी उसको हर वो प्रयास करना जिससे वो बच्चा जीरो से और 25 तक आ जाए। तो वो क्लास आज हमारी स्कैफोल्डिंग का काम करेगी। तो आज मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि मेरी प्लेलिस्ट को आप रेगुलरली चेक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियो मिले वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलने लग जाएं। और आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि आप कंटिन्यूटी जरूर रखना, क्योंकि बिना कंटिन्यूटी के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक टीचर तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मुझे आपका साथ चाहिए ही चाहिए। बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूं, ये प्रॉमिस करता हूं, फिर एक बार वापस से अपनी बात को दोहराता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो निश्चित है कि आपको ये बैच जीरो से हीरो का काम करेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। और ये बैच जो है हमारा, मैं फिर एक बार आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, आरआरबी का, किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए नहीं है। हम इसको जनरल बैच कह सकते हैं कि हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है ये। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही कहां से करेंगे? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। माफ करना दोस्तों, हिंदी में थोड़ा सा राइटिंग मेरा अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि मैं शुद्ध लिख सकूं। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाए तो आप कृपया करके उस पर ध्यान न दीजिएगा। नंबर सिस्टम एक ये मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक है, सबसे बेसिक टॉपिक है। और ये हर बार हर एग्जाम में एक या दो नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी है, क्योंकि हमारा बैच ही जीरो से हीरो का है। और जब जीरो से हीरो का ही है तो सबसे पहले पकड़ ही हमें किस पे बनानी है? नंबर सिस्टम पे बनानी है। तो नंबर सिस्टम में आपको इतना तो आप सबको पता होगा कि नंबर सिस्टम को एक हमारा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? समिश्र संख्याएं, यानी कि जिसमें सारी संख्याओं को मिक्स कर दिया गया वो समिश्र संख्याएं, ठीक है।
अब कॉम्प्लेक्स से दो नंबर निकले हैं। कौन कौन से नंबर निकले कॉम्प्लेक्स से? एक आप सबको पता है हमारा क्या, रियल नंबर। दूसरा इमेजिनरी, वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं? वास्तविक। इमेजिनरी को काल्पनिक। ठीक है। फिर रियल नंबर से, ये आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता, मैं बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे ऐसे हैं मेरे बैच में जो बैठे हैं उन सबको पता है कि रियल नंबर, और एक तो इसमें क्या, रियल नंबर में क्या क्या आता है हमारे पास, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। हमारे पास एक रैशनल जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, एक इर्रेशनल जिसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय वापस से एक बार देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं समिश्र संख्याएं। अब समिश्र संख्याओं में हमने देखा कि समिश्र संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, दूसरा इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक संख्या। फिर रियल नंबर को वापस दो पार्ट में डिवाइड किया गया, किसमें, रैशनल और इर्रेशनल, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, कैसे नंबर कॉम्प्लेक्स पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, कॉम्प्लेक्स को हम नहीं पढ़ेंगे। रियल नंबर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमारा फोकस केवल रियल नंबर पे होगा। किसी भी एग्जाम में रियल नंबर से जरूर क्वेश्चन आते हैं। इमेजिनरी में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, कभी पूछा भी जाएगा तो एक या दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे किस टाइप के होते हैं। हमारा पूरा फोकस रहेगा रियल नंबर पे। रियल नंबर के जितने भी पार्ट है फिर उन पे फोकस रहेगा कि रियल से रैशनल पे क्या होता है, इर्रेशनल में क्या होता है। फिर यहाँ पे रैशनल भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, वो सब चीजों पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। आपने सबने इसको नोट कर लिया होगा? हाँ भाई मोहित, नोट हो गया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी। रियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रैशनल एंड इर्रेशनल। ठीक है, रैशनल एंड इर्रेशनल में इसको डिवाइड किया गया। हाँ भाई, तो सीधा बैठ, ऐसे ही उधर उधर नहीं बैठेगा। हाँ, अच्छा। फिर यहां हमने लिखा था रैशनल, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी वापस से, जो आप सभी को पता है, और जिसको नहीं पता वो एक बार ध्यान दे ले। रैशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो गए। पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, एक पार्ट हमारा हो गया इंटेजर का। किसका? इंटेजर। इंटेजर मीन्स पूर्णांक। दूसरा पार्ट हमारा हो गया किसका? फ्रैक्शन का। कितने लोगों को ये बात पता थी आज तक, पूरे ऑनेस्टली ईमानदारी से बताना, कि फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर में आती है? फ्रैक्शन किसका पार्ट होता है? रैशनल नंबर का पार्ट होता है।
इंटेजर और फ्रैक्शन दो आ गए। फिर इंटेजर में हमारे पास दो आ गए, फिर वापस से क्या क्या होंगे देखो, एक हमारा हो गया नेगेटिव इंटेजर, ठीक है, इसमें हमारे पास एक आ गई ऋणात्मक, दूसरा नेगेटिव आ गया, फिर दूसरा हमारे पास क्या आ गया इंटेजर में होल नंबर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर आ गया, नेगेटिव हो गया, फिर ये हो गया। अच्छा, वापस से देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या क्या आए थे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में, रियल में हमारे पास एक रेशनल आया था, इरेशनल आया था। रेशनल में हमारे पास इंटीजर आए, फिर फ्रैक्शन आए। फ्रैक्शन पे बहुत ये ध्यान रखना कि फ्रैक्शन कोई पूछे किसका पार्ट होता है, रेशनल नंबर का होता है। इंटीजर में फिर दो आए नेगेटिव, आपने देखा होगा इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, होल नंबर, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अब थोड़ा सा आगे चलें, तो थोड़ा सा आगे चलने पे हमने देखा कि होल नंबर, तब तो हम आ गए, इतना सबको पता था। अभी कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सर यहाँ पे भी दो कुछ चीजें होती हैं, बिल्कुल होती है सर। होल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, ठीक है, और एक होता है हमारा जीरो, शून्य, ठीक है। तो ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, जिसमें हमने देखा कि रैशनल, इंटेजर, फ्रैक्शन, फिर इंटेजर नेगेटिव, होल नंबर में नेचुरल, प्राकृत संख्याएं आ गई, हमारा जीरो आ गया, शून्य आ गया। शून्य के बाद में अब मन में एक डाउट तो आ रहा हुआ कि हमने छोटी कक्षा में जरूर पढ़ा था, छोटी क्लास में ये सब चीजें पढ़ी थी कि सर विषम संख्याएं, सम संख्याएं ये कहाँ चली गई। बिल्कुल आएंगे सर, आपके सामने आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे घबराना नहीं है हमें। कभी तुम ये सोचो कि कहाँ चले गए, अरे कहाँ जाएंगे, नंबर क्या कहीं होते हैं क्या? कभी देखा है किसी नंबर को मैं जेब में डाल के लेके चला गया, या आपके पड़ोस में कोई रहने वाला जेब में डाल के लेके चला गया? नहीं, कभी नहीं होता। आपने देखा होगा। फिर नेचुरल नंबर में आएंगे ये सब चीजें, हमारे क्या क्या आएंगे, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है, एक भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सब हमारे नेचुरल में काउंट होती हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है हमें, कि हमसे कोई पूछे कि फ्रैक्शन किसका पार्ट है, आप कहोगे सर रेशनल नंबर का पार्ट। फिर आपसे कोई पूछे इमेजिनरी या रियल नंबर किसका पार्ट, आप कहोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट, बिल्कुल ठीक है। फिर आपसे किसी ने कह दिया होल नंबर किसका है, सर इंटीजर का पार्ट। फिर आपसे कोई कहे कि इवन, ओड, सम यानी विषम संख्याएं किसका पार्ट है, तो आप कहोगे ये सभी नेचुरल में आती है, कंपोजिट, प्राइम, ये सभी नेचुरल में आती है, ठीक है। तो इसको आपने लिख लिया होगा। हाँ भाई, ठीक है, जल्दी करो। अभी ये देख के, जैसे हमारा शेर सिंह ये देख के घबरा गया कि सर ये हो क्या रहा है, इतने सारे नंबर को हम कैसे पढ़े, तो आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुश्किल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने सुना होगा कि मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। बदलेगी तेरी तकदीर जरूर, तू थोड़ा मेहनत तो कर। बदलेगी तेरी तकदीर जरूर, तू थोड़ा मेहनत तो कर। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। और मुश्किल शब्द इस दुनिया में कुछ नहीं है। दो चीजों को भूल जाओ, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा,
फिर हमने देखा कि हमने नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या देखा, नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्याएं, हिंदी में साथ साथ लिख रहा हूं मैं। अब इसमें क्या क्या होगा आपके पास, एक आपके पास आ जाएगा ओड नंबर। कैसा नंबर? ओड। दूसरा आपके पास आ जाएगा इवन नंबर, इवन नंबर। तीसरा और चौथा, हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारा होगा प्राइम नंबर, और एक हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक है, अच्छा ये तुम्हें सब कुछ सभी को पता होगा कि ओड नंबर कैसा होता है। हाँ भाई मक्खनलाल तू बता तब तक कैसा होता है। जल्दी बता मक्खनलाल। वेरी गुड। ओड नंबर विषम संख्या, इवन नंबर सम संख्याएं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर सिस्टम था। 1 मिनट का समय चाहूंगा, मार्कर मेरा कम चल रहा है, मुझे इंक डालना होगा या फिर दूसरा मार्कर चेंज करना होगा। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर ध्यान देना सभी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में। अभी आपको मैंने बड़ी गजब की बात बताई थी कि मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। किस्मत बदलेगी तेरी, किस्मत बदलेगी तेरी, तू जरा मेहनत तो कर। मेहनत ही सब कुछ, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं। ठीक है, नेचुरल नंबर हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 2 आए थे, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब सेमिस्टर संख्याओं के 2 पार्ट में विभाजित किया हमने, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, फिर हमने देखा कि रियल नंबर फिर वापस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक रेशनल में और इरेशनल में। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्याओं को वापस पार्ट में डिवाइड किया गया ना भाई। आपने देखा था परिमेय संख्याओं को क्या क्या आया था, एक तो फ्रैक्शन आया था आपका, बोलो आया था ही नहीं। मैंने आपको बार बार बताया था कि फ्रैक्शन को पूछे किसका पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है। फ्रैक्शन किसका पार्ट है भाई, रियल नंबर का पार्ट। ठीक है, फिर हमने देखा कि वो आगे जाके वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए। फिर वहां पे एक हमारे पास नेगेटिव आया, एक होल नंबर आया। नेगेटिव और होल नंबर में हमने देखा, होल नंबर से फिर वापस हमारे पास 2 चीजें आई। क्या क्या आई होल नंबर से? होल नंबर में हमने देखा एक हमारे पास 0 आया और एक नेचुरल नंबर आए। नेचुरल नंबर से अब फिर हमने देखा ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, मतलब विषम संख्याएं, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये हमारी संख्या पद्धति है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानेंगे। क्या एक बात का विशेष ध्यान रखना कि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बेस रहेगा, है? तो इसमें आप चाहे जितना प्रयास कर लेना, हाँ जब जरूरत पड़ेगी ना
मैं कह रहा हूं आगे के जितने भी टॉपिक हो गए ना, आपको ऐसे ऐसे ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आपको क्वेश्चन को देखते ही आप 5 से 10 सेकंड में आंसर दोगे। बट नंबर सिस्टम और परसेंटेज, यहां पे हमें थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा पैशन लाना है। ये बेसिक है। आपने देखा होगा कि नंबर सिस्टम तो हर मैथमेटिक्स की एक तरीके से मानो कि रूट कह सकते हो आप, इसको जड़ है। तो ये तो बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप ये सोचोगे कि आपको यही सॉफ्टवेयर लगाने, कभी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, कुछ जगह पे आपको काम में आएंगी, वो आपको बता दिया जाएगा। और सबसे पहले बेस से शुरुआत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में ये सब चीजें आती है हमारे पास। अब हम एक एक चीज को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कौन सी चीज क्या होती है। तो मैंने देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहला नंबर मैंने लिया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल करना नहीं है, ना हमें पढ़ना है ना कुछ और उसके बारे में। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपको मैंने बता दिया कि रियल और इमेजिनरी से मिलके बना है। ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याएं थोड़ी सी अलग टाइप की होती हैं। उस पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना, पहले सबसे पहले हमें फोकस करना है किस पे, रियल पे। वास्तविक संख्याएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देखना है हमें। अभी अभी मैंने आपको बताया कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो देखो, वैसे तो मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव तो होता ही नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप तो होते हैं, तो डेफिनेशन का तो हमें कोई रोल नहीं है। फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइंड करके बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि संख्याओं का एक ऐसा समूह, संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें वास्तविक और अवास्तविक दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल की जाती हो, वो हमारी, सॉरी, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल की जाती हो, वो हमारी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, मैं ये कहूं कि परिमेय प्लस अपरिमेय। इसी बात से हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इज इक्वल टू रियल नंबर इज इक्वल टू वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना, बॉक्स में इसको बंद कर देना। ठीक, तो हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं हमारे पास रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। तो हमें इसी से पता लग गया कि हमारी वास्तविक संख्या होंगी क्या, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों संख्याओं को शामिल किया जाएगा, वो हमारी रियल नंबर होगी। ठीक है, अब यहां से कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण निकल के आएंगी, आप एक बार के लिए देखना। क्या क्या होंगे, आपने देखा होगा कि क्या मैं एक सवाल यहां से पूछता हूं, किस टाइप के सवाल नंबर सिस्टम में से कई बार लिए जाते हैं कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। बात को जरा गौर से सुनना मोहनलाल, तू बहुत ध्यान से सुनना। क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी? क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी? फिर अगर पूछ लिया जाए क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी? अब आपने देखा कि वास्तविक संख्याएं में रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं ना भी? हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो मैं क्या सभी परिमेय संख्याएं इसमें शामिल है? जी सर, बिल्कुल शामिल है। सभी अपरिमेय संख्या इसमें शामिल है? जी सर, बिल्कुल शामिल है। तो ये चीजें होती है। अब इसका अपोजिट में कहूं
कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होंगी। लिखने राम आपको केवल समझा रहा हूं इस बात को, हर चीज को नोट करना जरूरी नहीं होता, आपको इस बात को दिमाग में बिठाना है। आपको क्या पूछा कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होंगी? नहीं, गलत है, क्योंकि वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की आती हैं, तो सभी वास्तविक तो अपरिमेय कभी नहीं हो सकती। हाँ, सभी अपरिमेय वास्तविक हो सकते, इसका अपोजिट जरूर ट्रू है, बट ये जो फैक्ट है ना, ये हमारा गलत रोंग है। तो जो हमारे फैक्ट हैं वो हमारे यहां से क्या क्या फैक्ट होंगे? फैक्ट नंबर 1, ठीक है, फैक्ट नंबर 1 हमारा क्या होगा कि सभी फैक्ट लिखना है हमें तो फैक्ट लिखना है। फैक्ट लिखना है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। ये हमारा फैक्ट है। दूसरा फैक्ट हमारा, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है, ठीक है। अब इसका अपोजिट है ना, वो कभी भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं ये कहूं कि सभी वास्तविक अपरिमेय होते, नहीं होती सर। सभी वास्तविक अपरिमेय होते, बिल्कुल नहीं होती सर, वो उसका एक पार्ट है, लेकिन ये जो हमारा फैक्ट है, ठीक है। तो रियल नंबर्स में हमने देखा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। अब उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है, उसके बाद में हमें समझ में आएगा कि रियल नंबर होते क्या है। रियल के बारे में हुआ, थोड़ी सी डिटेल हमने इमेजिनरी पे आनी। इमेजिनरी, इसको काल्पनिक भी कहते हैं। दूसरा, इसको अवास्तविक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें एक चीज को देखते हैं, इसको आई के साइन से डिनोट किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आयोटा। जो 11th-12th के मैथमेटिक्स साइंस के विद्यार्थी हैं, जैसे हमारा सुरेश बैठा है यहाँ पे, उसको पता होगा कि आयोटा की जो वैल्यू है ना, वो हमने देखी थी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और आयोटा इज इक्वल टू √-1। तो ये इमेजिनरी एक अकेला ऐसा नंबर होता है जिसके रूट में माइनस आता है, ठीक है। एक तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। दूसरा, इसमें ज्यादा कुछ बात ध्यान देने की है ही नहीं। दूसरा, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस बात को बताते भी नहीं है, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर का क्या भरोसा कब क्या पूछ लिया जाए। तो एक यहां से ये पूछ सकता है, आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, फोकस किया होगा, कि कई बार हम ऐसे क्वेश्चन करते थे कि √3-1 और √3+1, जब इसको सोल्व करते थे ना हम, तो हम इसका रेशनलाइजेशन करते थे, तो इसका अपोजिट यानी इसका संयुग्मी, कंजुगेट, इंग्लिश में हम कहूं तो कंजुगेट √3-1 और √3-1 से हम इसको मल्टीप्लाई क्या करते थे ना। किस्मत बदलती देखिए, बदलता देखिए, तो किस्मत जरूर बदलती है। हाँ भाई सुरेश, कैसे हंस रहा है तू? किस्मत जरूर बदलती है, मेहनत करनी पड़ती है हर बात पे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे मुझे कहा गया कि 2 + आयोटा
तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी होगा 2 माइनस आयोटा। जैसे रेशनलाइज करते थे, √3 + 1 को √3 - 1 से मल्टीप्लाई क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। बस यहां से ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है कि जैसे इसका कंजुगेट पूछ सकता है। कोई भी नंबर दे दिया, उसने कहा कि इसका कंजुगेट क्या होगा, तो आप बिल्कुल बताओगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आ जाएगा कंजुगेट, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और अच्छी बात को तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा कंजुगेट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, एक आयोटा होती है, आई से इसको डिनोट किया जाता है इमेजिनरी नंबर में। इससे ज्यादा और कुछ भी आपके पास नहीं आएगा। डेफिनेटली बात है, लिख के ले लो, इसको नोट कर लो फटाफट, फटाफट इसको नोट किया जाए। हो गया। अच्छा, हमें तो मेन फोकस किस पे करना है, रियल पे। रियल में मैंने आपको क्या बताया कि एक तो हमारे पास होता है रेशनल, क्या होता है, रेशनल परिमेशन के लिए। अब देखो, आप सभी को पता होगा, ऐसी संख्याएं लिख देता हूं मैं, जिसे P/Q रूप में लिखा जा सके। ठीक है। अच्छा, इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है, बट कंडीशन क्या होती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, Q कभी भी 0 नहीं होगा, Q कभी भी 0 नहीं होगा। परिमेय संख्याएं क्या होगी, जिसे P/Q रूप में लिखा जा सके, और शॉर्ट में कहूं तो N/D, और शॉर्ट में कहूं तो अंश/हर। ठीक है, और D नॉट इक्वल टू 0, हर कभी भी 0 नहीं होगा। तो परिमेय संख्याएं क्या होगी, जिसे P/Q में लिखा जा सके, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय या रिटर्न बाय द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, क्या कहूं मैं आपसे, मैंने आपसे कहा 1/2। ठीक है, मैंने आपसे कहा 2, मैंने आपसे कहा 3, बिल्कुल होंगे, हाँ सर होंगे। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में अगर ये डाउट हो ना कि 2 कैसे है, तो बेटा इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। ये भी नहीं लगा सकते तो आपको ये पता होगा कि 2 है ना, कि कई चीजों से आएगा। देखो आप समझो, अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा। इसकी कंडीशन क्या है, Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर आपने देखा कि अगर आप जो है मान लो 10 को 5 से डिवाइड करोगे तब भी 2 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स के पेयर हमारे पास मिल जाएंगे जो 2 हमें लेके आएगा। फिर भी अगर आप चाहो तो इस बात को यहीं खत्म कर दो, यहां 1 लगा दो, यहां 1 लगा दो। ठीक है, बात एक ही है। जो सभी रेशनल नंबर, बट मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहता हूं कि मैं रेशनल की इस डेफिनेशन को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता। रेशनल नंबर की अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखनी है ना, तो बेटा फिर उसके दशमलव प्रसार से, डेसिमल एक्सपेंशन से पता लगता है कि कोई नंबर रेशनल है या
इरेशनल है। डेसिमल एक्सपेंशन ही एक ऐसा है जो एग्जैक्ट आपको बता पाएगा कि जो नंबर है वो परिमेय और अपरिमेय, बट फिर भी 99% तक तो सक्सेस है। बट जब डेसिमल एक्सपेंशन के नंबर ही डेसिमल में आ जाते हैं, उस समय हमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि बच्चा ये महसूस करने लगता है कि या अपरिमेय या परिमेय और या अपरिमेय, रेशनल है या इरेशनल है। वो सब चीजें आपको आगे डेसिमल का जब अलग से टॉपिक आएगा तो उसमें बता दी जाएंगी आपको, ठीक है। उसके डेसिमल एक्सपेंशन में कई चीजें होती हैं, वो आपको सब बता दी जाएंगी आगे आगे। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। अच्छा, इसी को ही अगर मैं थोड़ा सा इसके आगे मैं आई आर लगा दूं, क्या लगा दूं, आई आर, इरेशनल बना दूं मैं इसको, क्या बना दूं भाई, इरेशनल। अब ये मेरे पास अपरिमेय हो गया, क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब अपरिमेय ऐसी संख्या जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, यहां जो है ना बेटा, यहां इसकी फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता। अब पहली बात तो एक है कि जब किसी फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो कंडीशन की तो जरूरत ही नहीं। जब किसी फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो कंडीशन की तो जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। हम इसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते पी अपॉन क्यू में, उसको बिल्कुल नहीं लिख सकते, तो वो हमारा क्या है, इरेशनल आ गया, अपरिमेय संख्याएं आ गई। अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल में जैसे अंडर रूट की संख्याएं होंगी, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाई, बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जाम में मैंने देखा कि कई बार पूछ सकता है कि पाई, अभी रिसेंटली एक रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि पाई एक इरेशनल नंबर है या रेशनल, पाई एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है। तो वहां पे हमेशा याद रखना, देखो क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि मेंसुरेशन के या बहुत सारे क्वेश्चन करते समय हम पाई की जो वैल्यू है ना बेटा वो 22/7 तो लेते हैं, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई का शुद्ध मान कभी नहीं होगा। तो इसीलिए आप कभी ये मत सोचना, ये तो एक वैल्यू है जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रखी जाती है। इस हिसाब से देखा जाए अगर पाई की वैल्यू 22/7 होगी तो ये रैशनल में चला जाएगा, बट ये रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है ना वो कभी भी 3.14 भी लेते हैं, फिर वो आगे जो ये नंबर है ना ये चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। और ये नंबर कंटिन्यूटी चलता रहेगा, इसीलिए ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। मैंने कहा था डेसिमल एक्सपेंशन से पता लगता है कोई नंबर है या नहीं है, परिमेय है या अपरिमेय, वो आपको डेसिमल में बता दे। फिलहाल इतना याद रखना कि पाई जो है ना बेटा वो कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। कई बच्चे ये सोचे कि सर इसका वैल्यू जो हमने 3.14 लेते हैं और 22/7 क्वेश्चन में लेते हैं, तो ऐसा नहीं बेटा, पॉसिबल नहीं है। पाई जो है आपको ध्यान रखना, ये बात मेरी हमेशा, पाई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या। अब रियल में हमने देखा रैशनल हो गया, रैशनल हो गया, फिर हमने देखा थोड़ा सा हम आगे चले थे तो रियल नंबर में फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक सेकंड का मेरा फोन आ रहा है। ठीक है, अब हाँ मैंने क्या कहा था, रियल को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारा फ्रैक्शन, क्या था, फ्रैक्शन, भिन्न। एक तो भिन्न में आएंगे रियल नंबर। अब आप देखो रियल नंबर कैसे कैसे होंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया रियल नंबर 2/7 बताया था ना, उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कि रिटर्न बाय द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बस की कंडीशन क्या थी, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, बस यही इसकी मेन कंडीशन थी। तो 2/7, 1/7, 3/5, ये सभी बेटा फ्रैक्शन ही तो है, भिन्न ही तो है हमारी। बोलो है या नहीं, बिल्कुल सर भिन्न है। आप कहोगे बिल्कुल सर भिन्न है, हाँ भिन्न है ना बेटा। तो एक तो इसमें हमारे ये पार्ट था फ्रैक्शन का। अब भिन्न भी डेसिमल है, फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन कई प्रकार के होते हैं, आपको सबको पता है फ्रैक्शन के कई टाइप्स होते हैं, पता है ना भी आपको, प्रॉपर,
इम्प्रॉपर, मिक्स, ठीक है। और अब आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन को एक अलग से टॉपिक आएगा तब उसके बारे में इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में हमने देखा कि रियल नंबर एक फ्रैक्शन में होता है और दूसरा रियल नंबर का पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा। हाँ भाई मोहनलाल तू बताएगा। मोहनलाल मोहनलाल अभी रुक जा 1 सेकंड। जल्दी बता मोहनलाल। इसको नहीं पता, ये इतना नालायक है, अभी अभी इसको समझाया था, इसको इतना नहीं पता। अरे अभी अभी बताया था मोहनलाल, ध्यान दे। इंटेजर क्या था? इंटेजर, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं भाई? पूर्णांक। इंटेजर है हमारा पूर्णांक, है ना। अच्छा अब आप देखो इंटेजर फ्रैक्शन हमारा हो गया, इंटेजर पे आ रहा था। इंटेजर में अब ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि जिसका नाम ही क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्ण अंक। अंक जो है वो कैसे होंगे? पूर्ण होंगे। अब इसमें दो चीजें होती, इसमें देखो आपको नेगेटिव भी आएंगे, अभी अभी मैंने बताया था। इसमें आपके नेगेटिव भी होंगे और इसमें आपके क्या होंगे? एक तो नेगेटिव होंगे और दूसरा आपका कैसे होगा? होल नंबर होंगे। कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे और होल नंबर होंगे। तो पूर्णांक इंटीजर हमारे क्या होंगे? जैसे नंबर सिस्टम जिसको पता होगा, नंबर सिस्टम पे हम सारे नंबर लिखते हैं 1 2 3। बोलो ये क्या है? ये इंटीजर है। इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप्स के डिजिट लिए जाते हैं। नंबर सिस्टम में आपने देखा होगा कि -3 -2 -1 0 1 2 3 एक नंबर सिस्टम होता है। जीरो हमेशा हम मिडिल में रहते थे। राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते थे, लेफ्ट साइड में हमारे पास कैसे नंबर होते थे? नेगेटिव नंबर होते थे। वो ये इंटीजर और क्या। और फिर मैंने क्या कहा कि आप इंटीजर से, इंटीजर होते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होंगे? ये यहां से 1 2 3, ठीक है, ये हमारे होल नंबर ही होंगे। और फिर जैसे होल नंबर में हमारे पास दो आ गए, जीरो। होल नंबर में हमारे पास क्या आ गया? जीरो आ गए। आ गया ना? हाँ, तो होल नंबर में हमारे पास जीरो आ गए। अब जीरो आने के बाद में हमने देखा, थोड़ा सा आगे चलो, देखो तरीके से बात को समझेंगे। क्या होगा हमारे पास? देखो पहले शुरुआत में यहां से करूं नेचुरल में। आपने देखो नेचुरल नंबर जो हमारे पास होंगे, नेचुरल नंबर में हमारे पास होंगी प्राकृत संख्याएं। थोड़ा सा बच्चों को ऐसे तरीके से समझाना पड़ता है। मोहनलाल जैसे बैठे हैं हमारे पास, मोहनलाल मेरे को ऐसे ही समझाना पड़ेगा। नेचुरल में देखो आपने देखा होगा कि काउंटिंग के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। यानी जो डेली काउंटिंग में हम रूटीन में काम में लेते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं। अच्छा अब इसी नेचुरल में अब एक बार बात को समझना कि अगर इसी नेचुरल में, अब समझ में आएगा क्योंकि हैबिट होती है ना, जो जिस तरीके से पढ़ा जाता है शुरू में ही तुम्हारी आदत खराब कर दी गई मोहनलाल कि तुम्हें ये नहीं पता कि कौन से नंबर का पार्ट क्या है। तुमने तो ऐसे पढ़ा तो ऐसे ही समझ में आएगा तुम्हारे। अगर इसी में ही मैं जीरो को और ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? जीरो को और ऐड कर दूं, अब ये नंबर हमारे कैसे बन गए? और नंबर बन गए। अब ये संख्याएं कैसी हो गई? पूर्ण हो गई। इसमें जीरो शामिल नहीं था तो ये नेचुरल प्राकृतिक, जीरो शामिल होते हमारे पास पूर्ण हो गई। बिल्कुल हो गई सर, आप कहोगे। तो अब मैं एक बात क्या यहां से निकाल सकता हूं? क्या आप एक बात को समझना, फैक्ट को निकालने की कोशिश करना। मैं इतने डीपली आपसे क्यों पढ़ा रहा हूं? ठीक है, आपको इतना डीपली पढ़ाने का मेरा एक ही कारण है कि आपसे, आप खुद से फैक्ट निकालना सीखो। खुद से फैक्ट निकालना सीखो। खुद से फैक्ट कैसे निकलते हैं? अब आप देखो, वो आमिर खान का बड़ा फेमस डायलॉग है, मारी छोरिया के छोरों से कम है कि,
ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे क्या मेरे से कम है क्या? नहीं, मेरे से भी ऊपर हैं। तो फैक्ट को खुद निकालना सीखो। फैक्ट क्या आया? अभी मैंने आपसे क्या कहा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हैं? बात को समझना, सभी प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या? ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल नंबर। आपने देखा कि सभी प्राकृत में भाई एक से शुरू होंगी और पूर्ण होती है क्या? बिल्कुल होती है सर। आप हो गए एग्जैक्ट बात है सर आपकी, क्योंकि इसमें इसको अगर मैं रख लूं तो ये यहां से यहां तक प्राकृत है, नेचुरली है, बिल्कुल। बट इसका अपोजिट फैक्ट नहीं होगा बेटा, ये चीजें डीपली पढ़ने से ही पता लगती है। अब मैंने कहा कि जीरो है ना, मैंने क्या कहा कि अब मैंने आपसे कहा कि सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो नेचुरल होंगी, तो आप कहोगे नहीं होती सर, क्योंकि यहां जीरो शामिल नहीं है और इसका अपोजिट फैक्टर इसका अपोजिट फैक्टर नहीं है। तो डीपली जाने का कारण ये है कि फैक्ट आपके क्लियर होंगे। अच्छा अच्छा, अभी मैंने आपको भी कहा था इंटेजर। क्या कहा था भाई? इंटेजर, पूर्णांक कहा था ना, इंटेजर पूर्णांक। इंटेजर में देखो मैंने आपको अभी तक तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहे थे, जीरो इंक्लूड था। अगर इसी में ही मैं नेगेटिव नंबर और इंक्लूड कर दूं, क्या इंक्लूड कर दूं? नेगेटिव। ये लो, इधर भी कहां तक? इनफाइनाइट तक, और इधर कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। इंटीजर पूर्णांक को हमारे बात को समझने की कोशिश करना। अब देखो फैक्ट निकालने की कोशिश क्या करो, जितना फैक्ट निकालोगे उतना ही चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा फैक्ट से आते हैं नंबर सिस्टम में, ये बात ध्यान रखना। मैंने क्या कहा अभी आप समझना मेरी बात को। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं क्या? बिल्कुल होती है सर। सभी प्राकृत एक से शुरू होंगी, इनफाइनाइट तक जाएगा। इतना इतना पार्ट ही मेरा नेचुरल का है, बोलो है या नहीं? बोलो है या नहीं? इतना इतना पार्ट मेरा नेचुरल नंबर का है या नहीं? ये पार्ट मेरा प्राकृत संख्याओं का है या नहीं? बिल्कुल सर, ये पार्ट प्राकृत संख्याओं का है। ठीक है, इतना इतना पार्ट मेरा, ये मेरा कौन सा नंबर है? ओल नंबर है। ये मेरा पूर्ण संख्या है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। आप बार बार कहोगे बिल्कुल है सर मोहनलाल, अब चीजें समझ में आने लगी है। बिल्कुल है सर, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि सभी नेचुरल नंबर जो होंगे वो मेरे कैसे होंगे? मैं आपसे कहूं कि सभी नेचुरल नंबर पूर्णांक है, बिल्कुल है सर, फैक्ट है। सभी होल नंबर पूर्णांक है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, बिल्कुल है सर। बट इसका अपोजिट आप देखो कि सभी पूर्णांक पूर्ण है, नहीं। सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये बात को समझो, इस बात को नोट करो। फैक्ट को बनाने की कोशिश क्या करो, डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको फैक्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम इसका केवल इसको कंप्लीट डीपली थोड़ा तरीके से पढ़ रहे हैं, फिर कल हम इसके आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और क्वेश्चन भी सारे एक से एक बढ़ के क्वेश्चन होंगे, PYQ, जो विशेषकर एग्जाम में आए हुए होंगे, या तो किसी न किसी भर्ती में, किसी भी पुलिस में, पैरामेडिकल में, आर्मी में, किसी में भी, RRB में, SSC में, CHSL में, कहीं भी आए होंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हम पुटअप करेंगे, वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, मोहनलाल हमारा वो क्वेश्चन निकाल के लेके आएगा, है भाई? मोहनलाल आएगा ना? आप कहोगे मोहनलाल के सर क्यों पीछे लग रहे हो? अरे मोहनलाल ही तो है जो कुछ है जो। अच्छा, अब ये सब चीजें मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। ओड नंबर, ठीक है, ये आपको पता है। विषम संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं, बिल्कुल है सर। अब ये तो बच्चा बच्चा जान देगा, तो कोरिया का बच्चा भी कर देगा ना भी कोरिया का बच्चा भी कर देगा, बिल्कुल कर देगा सर। 1 3 5 7 9 कहां तक? इंफिनिट तक। ठीक है, ये सभी कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा इवन नंबर, सम संख्याएं,
सम संख्याएं भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, 2 4 6 8 10 कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। बट ये अगर आपको डेफिनेशन बताएंगे ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, ठीक है, या 2 का मल्टीपल हो और ये 2 का मल्टीपल का नहीं होगा, जो 2 का मल्टीपल नहीं होगा वो उड़ा जाएगा 2, कुछ इसको डिवाइड से भी डेफिनेशन देगा, कुछ मल्टीपल से भी दे देते हैं। अच्छा, अब मेन बात आती है हमारी प्राइम नंबर की। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है बेटा कि नंबर ऐसे नंबर होता है जिसका मैं ये कह सकता हूं, डेफिनेशन में तो आपको अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतनी सी बात बताऊं, याद करो, कुछ याद आ रहा है क्या प्राइम से, अभाज्य से कुछ चीजें याद आ रही हैं क्या? बिल्कुल आ रही है सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? महिपाल क्या याद आ रहा है? महिपाल प्राइम नंबर से क्या याद आ रहा है? हाँ, महिपाल ने जो बताया बहुत अच्छी बात बताई, प्राइम नंबर से उसने को क्या याद आया कि सर मैंने देखा कि प्राइम नंबर जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरा 2 होता है। बिल्कुल सही बात है सर, सबसे छोटा मेरा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। फिर सर मैंने देखा कि 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद सर क्या आएगा? 5 आएगा। 5 के बाद सर क्या आएगा? 7 आएगा। 7 के बाद अब क्या आएगा? ये देखो मोहनलाल, मोहनलाल लिखा 9 आएगा। नहीं मोहनलाल, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 नहीं आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। तो यहां से देखो इस सीरीज से हमें एक बात तो पता लगी कि ये हमने ये तो देखा कि इसमें कुछ नंबर और जरूर है, एक नंबर इवन भी है, बट हमें ये पता लगा कि सर इसमें हो क्या रहा है। तो हमें ये याद तो आया, जैसे अभी अभी उसने बताया महिपाल ने, ये जो नंबर है ना 2, ये 2 जो नंबर है ये या तो खुद से डिवाइड हो रहा है सेल्फ से, ठीक है, या फिर 1 से हो रहा है। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, 1 की तो बात हम करेंगे नहीं, बट जो नंबर केवल खुद से, सेल्फ से और 1 से ही डिवाइड हो वो ही नंबर आएंगे प्राइम में। या मैं ये कह सकता हूं डेफिनेशन में, देखो बेटा नोट करने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि डेफिनेशन ज्यादा चीजें आती हैं। मैं ये कह दूं आपको कि ये जो नंबर है ना, ये प्राइम नंबर में कैसे नंबर आते हैं? जो खुद से और 1 से, 2 ही से डिवाइड होते हैं। 1 से वैसे सभी प्रकार के नंबर डिवाइड होते हैं, बट फिर भी मैं कहूं खुद से ही डिवाइड होते हैं और खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते। ये जो नंबर है 1 से तो होते हैं सभी नंबर, तो 1 की तो काउंट ही नहीं करना है। तो देखो आप देखो ना एक बार, 2 क्या किसी से डिवाइड होता है क्या? किसी की टेबल में 2 देखा है क्या आपने? खुद की टेबल में आएगा। 3 जो है किसी से डिवाइड होता है क्या? नहीं, 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते नंबर। या 9 को मैंने इसलिए नहीं लिया, मेरे मोहनलाल ने बड़ी तुरंत कहा सर 9 आएगा। अरे कहां से आएगा नालायक? 9 कहां से लेके आओगे? 9 आएगा। हाँ बिल्कुल, आप सोच रहे हो कि सर कैसे कर रहे हो, मोहनलाल ऐसे ही करता है। मोहनलाल को अभी खड़ा करके अगर मैं आपको कैमरे के सामने बुलाऊं ना, तो मोहनलाल क्या कहेगा? मोहनलाल से कोई भी सवाल पूछोगे ना, उसको कोई सवाल आगे सर आता है? बिल्कुल आता है सर, ऐसे करता है मोहनलाल। तो 2 3 5 7 9 इसलिए नहीं लिया गया कि 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इट मीन्स 9 जो है खुद के और 1 के अलावा भी 3 से डिवाइड हो रहा है। बोलो हो रहा है नहीं? ठीक है। या मैं और तरीके से कहूं कि जिसके फैक्टर, जिसके गुणनखंड केवल 1 और खुद वो नंबर, 2 ही बातें होंगी, या तो 1 तो होगा या खुद वो नंबर होगा, उसके अलावा उसके कोई ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे। जिसके 2 ही फैक्टर हो, प्राइम नंबर क्या होंगे? जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक खुद वो नंबर सेल्फ और एक 1, 2 ही फैक्टर मिलेंगे। और 2 से ज्यादा फैक्टर मिलते ही वो नंबर प्राइम नहीं रहेगा, वो नंबर किस में चला जाएगा? कंपोजिट नंबर में चला जाएगा, भाज्य संख्याओं में चला जाएगा। तो इसको शॉर्ट में लिख दूं, ओनली 2 फैक्टर। एक एग्जाम में पूछा गया है, मैं फिर वही बात कहूंगा, आरआरबी के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है
तारीख तो मुझे याद नहीं है बेटा, बट मैंने देखा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। तो आपको क्या लिखना है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, और वो दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो क्या होगा सेल खुद, और एक नंबर 1 होगा। मैं कहूं खुद को मैं नंबर 1 बताता हूं, यानी हर व्यक्ति खुद को नंबर 1 बताता है, तो वो कैसा है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैं ये कह दूं कि प्रीमियम, खुद को जो नंबर 1 बताए वो प्रीमियम है, और प्रीमियम से कहां है, प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ओनली 2 फैक्टर होंगे, एक सेल्फ एक 1, दो ही होंगे। हाँ, नेक्स्ट हमारा लास्ट नंबर है हमारा कंपोजिट। कौन सा है, कंपोजिट। इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है भाई, बाह्य संख्याएं। ये हमारी संख्याएं होती है कैसी, बाह्य संख्याएं। आप ये तो सभी को पता है। देखो आप थोड़ा सा अगर जो दिमाग लगाए ना, मोहनलाल तो दिमाग लगाएगा नहीं, मोहनलाल के अलावा आप तो दिमाग लगाओ कम से कम, कि देखो जब 2 और 3 जो है ना बेटा वो प्राइम नंबर में आ चुके, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर ही क्या होगा, 4। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। फिर उसके बाद क्या होगा, आप खुद ही बताओ, 6 होगा ना, बोलो। फिर उसके बाद क्या होगा, 8। फिर उसके बाद क्या होगा, 9 कंपोजिट है, कैसा है आप खुद ही बताओ, 9 कंपोजिट है, बिल्कुल सही। ऐसे चले जाएंगे। तो आपको इस बात पता लगी कि मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, यानी जिसके तीन या तीन से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा होंगे, मोर देन 2, मोर देन 2 मतलब 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो, तो वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब आप देख रहे हो कि 4 जो है ना बेटा, 1 तो है ही, 4 का देखो आप 4 की एक बार देखना, 4 1 से, 2 से, और एक खुद 4 से, तो 3 हो गए ना। 6 1 से, 2 से, 3 से, 8 1 2 4, और एक 8 खुद से, 4 हो गए ना। तो ऐसे ही देखो फैक्टर हमारे दो से ज्यादा आ रहे हैं, 3 मतलब मिनिमम 3, और 3 से ज्यादा कितने भी चलेंगे, वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर हो। तो आज हमने देखो नंबर सिस्टम में काफी चीजों का अध्ययन किया, काफी चीजों को हमने पढ़ा, और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया। ठीक है, चीजों पे इतना ही फोकस रखा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताने में तो बेटा ये कोई स्कूल की क्लास तो चल नहीं रही, आपको पता है। एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि सब चीजों को हम डीपली बताने लगे। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम, फिर हमारा टॉपिक कब क्लियर होगा, हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाएगा इतना। तो चीजों को वही पढ़ना है जो काम की है, और काम की मतलब ये इतना डीपली भी मैं इसलिए गया कि आप खुद से फैक्ट निकालना सीख जाओ। ठीक है, क्योंकि आपने अगर खुद से फैक्ट निकालना सीख गए ना बेटा, तो फिर ये आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाए। तो क्वेश्चन जो आएंगे ना बेटा, फैक्ट से ही आते हैं। कहां से आते हैं, फैक्ट से ही आते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम में तो और सारे पार्ट है, पहला ही पार्ट है बेसिक ही है हमारा, फिर इसमें अलग अलग चीजें आएंगी आपके, जैसे नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना, डिविजिबिलिटी रूल भी इसी में आएगा। डिविजिबिलिटी रूल के बाद आपके रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर थ्योरम आएगी, फॉर्मेट थ्योरम आएगी, सब चीजें नंबर सिस्टम में। लेकिन इतना डीपली मतलब हमें तो जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब चीजें हमें करनी है। ठीक है, तो आज हमने इसका बेसिक जाना। बेसिक में हमने ये देखा कि हमारे पास क्या क्या आते हैं नंबर सिस्टम में, मैंने आपको सारी चीजें बताई। ठीक है, मोहनलाल ने भी ध्यान दिया आज, तो मोहनलाल ने भी अपना वो देखा कि हाँ सर, ये किसका कमेंट आ गया,
हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, मोहनलाल, मोहनलाल को भी आ गया आपको ये चीज पीछे। तो आज आपकी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो फिर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपसे बार बार एक ही विनती है कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लिएगा। आपकी क्लास आपको अच्छी लगी तो एक कमेंट में थंबनेल जरूर डालना, कमेंट करना यस यस जरूर लिखना मुझे। अगर आपका जवाब आया तो मैं सोचूंगा कि कल इससे भी ज्यादा भरपूर जोश में एक नए जोश के साथ शुरुआत की जाएगी, फिर दोबारा से शुरू किया जाएगा और कल हम इसके क्वेश्चन पुट अप करेंगे। और जाते जाते मैं एक बात कहूंगा आपसे कि किताबें खुद चुप रहती हैं, किताबें खुद चुप रहती हैं, किताबें खुद चुप रहती हैं, पढ़ लिया करो इनको। किताबें खुद चुप रहती है, पढ़ लिया करो इनको, क्योंकि जिसने किताबों को पढ़ लिया ना, जिसने किताबों को पढ़ लिया ना, उनको ये किताबें लाइफ में बोलना और लड़ना सिखा देती हैं। क्या सिखा देती हैं? बोलना और लड़ना सिखा देती हैं। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन लाइफ में जिसने इसको पढ़ लिया ना, उसको लड़ना और वो बोलना सिखा देती है। तो फिर से आपको प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सभी को प्रणाम, जय हिंद।